ठीक सम्मान देने की कोशिश की है, परंतु जो यूजीसी ने कुछ मापदंड तय किए हैं उस मापदंड के अनुसार ही हम अतिथि विद्वानों की भर्ती कर सकते हैं। पुराने समय के कुछ अतिथि विद्वान ऐसे हैं जो यूजीसी के मापदंड पूरा नहीं करते हैं, इसलिए उनके लिए कठिनाई है, बाकी के लिए कठिनाई नहीं है। सम्मान जो मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है और वो मेहनत भी खूब करते हैं, परिश्रम भी खूब करते हैं। और हमको अभी ध्यान में आया कि उनमें से ही ज्यादातर लोगों का स्थायी जब एग्जाम होकर होता तो उन्हीं में से ज्यादा लोगों का चयन हो रहा है। तो सर ये तो उनको क्लियर होता होगा, नियम कायदे तो बने हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर वो मांग करते हैं तो फिर सरकार के सामने कैसे, क्योंकि आपको उनको नाराज भी नहीं करना है। मांग का तो ऐसा है कि मांग की तो समाज है तो मांग की प्रक्रिया चलने वाली है, लोकतंत्र में सब जायज भी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि भाई उनका जो विषय है उस विषय को हम कितना हल कर सकते हैं, उनसे संवाद करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम भी कुछ नहीं, जैसे कई कोर्ट का विषय आ गया तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार की ओर से पूरी कोशिश ये होती है कि हमारे यहाँ जो आता है उसका ठीक एक इस विचार के साथ आया होगा कि मेरा जीवन शिक्षा के लिए है, इसलिए उसका जीवन समर्पित शिक्षा के लिए, तो उसकी चिंता करने का काम सरकार का है। उस पॉइंट पर भी हम ध्यान देने जा रहे हैं। अच्छा, शिक्षा में सर थोड़ा सा राजनीतिकरण भी आजकल मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो उस पर अगर थोड़ा बात करें, जैसे सरकार ने कहा कि स्कूलों में जन्माष्टमी मनाइए, तो उस पर कांग्रेस कहती है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जन्माष्टमी मनाइए, फिर दूसरे धर्म के लोग क्या हैं वो भी उनके भी कार्यक्रम होने चाहिए। तो ये जो चीजें हैं इसे किस तरीके से देखते हैं आप? कांग्रेस जो आरोप लगाती है उन्हें किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, दुनिया के जितने भी देश हैं सब देशों का अपना कोई इतिहास है, कोई तिथि है। भारत देश एक ऐसा देश है जिसका एक प्रकार से सृष्टि निर्माण से ही सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में भारत का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, और इसलिए भारत परंपराओं से मान्यताओं से बना ही देश है, इसीलिए विशिष्ट देश है हमारा, विशिष्ट पहचान ली हुई दुनिया में। और दुनिया को हम समेटने का भी साहस इसलिए कर पाते हैं, सम्मान देने का भी काम इसलिए कर पाते हैं कि हमारी परंपरा मान्यताओं में एक मानवीय दृष्टिकोण इतना मजबूत है कि वो प्रखरता के साथ साथ दिखता है। और इसलिए जो परंपराएं समाज में विद्यमान हैं उन परंपराओं का आगे विद्यार्थियों में एक नैतिक शिक्षा की दृष्टि से इन विषयों को सम्मिलित करना, मैं समझता हूं ये बहुत श्रेष्ठ उदाहरण बनता है। एक उदाहरण के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैंने कई मंचों पे कहा कि दुनिया के लोगों, देश में किसी देश में भी यदि चरित्र निर्माण की बात करें, नैतिकता की बात करें, तो कोई मशीन, कोई फैक्ट्री नहीं है। हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि जिसमें महिलाओं के प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा करने का स्कूलों में, कॉलेजों में एक व्यवस्था थी, सदियों पुरानी थी। उस परंपरा को यदि हमने कमजोर करने की कोशिश की तो आज जो कई घटनाएं होती है, मुझे लगता है कि वो जो श्रद्धा और विश्वास का जो मापदंड था, जो तरीका था, उसको देश भूल गया। इसलिए सदियों से सरस्वती पूजन की व्यवस्था, अब सरस्वती को आप धार्मिक रूप से मत सोचिए, सरस्वती को इस रूप में देखिए कि एक मातृ शक्ति के प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा करने का कोई मशीन तो हो नहीं सकती है। मनुष्य में संस्कार देना है, विचार बदलना है, तो कोई न कोई दृश्य सामने होगा, तो उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास होगी, तो बेटों में मातृ शक्ति के प्रति, बेटियों के प्रति सम्मान और विश्वास का भाव पैदा हो सकेगा। ये केवल भारत देश है, दुनिया के किसी देश में व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए भारत की परंपराएं, मान्यताएं, वो सब भी एक ज्ञान है। जैसे मैं एक और विषय उदाहरण देता हूं, हमारे देश में जब मैं बाहर निकलता हूं, मुझे लगता है कि ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष हमको प्राणवायु देते हैं। और कोरोना में लोगों को अनुभव हो गया कि ऑक्सीजन का कैसा संकट होता है। हमारे पूर्वजों ने उनके प्रणाम करने की परंपरा की, उनको नमस्कार करने की परंपरा की, यानी कृतज्ञता का भाव कि प्रकृति जो हमको देती है उसको धन्यवाद कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, कृतज्ञता करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नमस्कार कहना चाहिए, प्रणाम कहना चाहिए, शुक्रिया कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। तो हमारे देश की केवल सभ्यता ये कहती है कि जो कोई देता है, थोड़ा भी सहारा देता है, उसको धन्यवाद कहो, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। और उसी में से हम वृक्षों के प्रति, प्रकृति के प्रति, जलाशयों के प्रति यही भाव है। लोग कहते हैं साहब ये तो रूढ़िवादी नहीं है, ये उस जल से हम जिंदा रहते हैं, उस जल से हमारी सिंचाई होती है, इसलिए उसके प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ हम प्रणाम करते हैं कि हे तेरे जल से हम जिंदे हैं, इसलिए तेरे को बार बार प्रणाम करते हैं। तीसरा बड़ा विषय भारत का है, हम सूर्य को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। लोग कहते हैं साहब सूर्य नमस्कार क्यों लगाना? मेरा यह कहना है
जितनी ऊर्जा के स्रोत है वो सब सूर्य से निकले हैं। हम में भी जो ऊर्जा है, ऊर्जा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। कोयला बना है तो कभी न कभी ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से ट्रांसफर हुआ है। डीजल, पेट्रोल जो भी निकलता है जमीन से, वो सब भी सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा से लेकिन सर, मेरी बात सुनिए, एक सुनिए। अब आप देखिए हमारे समाज का, हमारे देश का, कि उनको कृतज्ञता के भाव से नमस्कार करना, प्रणाम करना। सूर्य सबके लिए जरूरी है, इसलिए किसी को भी क्यों नहीं करना चाहिए। भाषा अलग हो सकती है, कोई प्रणाम कहेगा, कोई नमस्कार कहेगा, कोई शुक्रिया कहेगा, कोई पूजेगा, कोई अंतर पड़ता है। मैं जो एक और आरोप है उस पर आपका जवाब जरूर चाहूंगा, थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। वो ये कहते हैं कि मदरसों में आप सख्ती की बात कहते हैं कि वहां पर जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्हें अगर वो चीजें पढ़ाई जाएंगी तो वो गलत है, लेकिन यहां पर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे राम हैं, कृष्ण हैं, उनके पाठ स्कूलों में, कॉलेजों में शुरू किए जाए, ये आरोप लगता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भारत के देश के बारे में, संदर्भ के बारे में विचार किया जाएगा तो किस महापुरुष का चित्रण सामने होना चाहिए? क्या देश 15 अगस्त 1947 के पहले ही बाद में बना है? क्या देश केवल ईसा के बाद में बना है? क्या इस देश का अस्तित्व ईसा के पूर्व है? और इस देश के पास में ईसा के पहले का जो ज्ञान का भंडार है उस पर भी तो जरा कोई चर्चा कर ले। हम क्या मना कर रहे हैं? करें ना। जिन ग्रंथों में मानव कल्याण की बात कही गई है उनको पढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि कोई हिंसा कहकर के कहेगा कि इसके प्रति इसलिए, तो उसको कैसे आपको करोगे? लेकिन भारत की परंपरा के अनुसार बात करेंगे तो निश्चित रूप से वेदों की चर्चा होगी। और मैं भी कई मंचों पर कहने जाता हूं कि लोगों ने कहा कि भाई सूर्य केंद्रित का सिद्धांत है, यानी पृथ्वी उसके आगे पीछे चारों ओर चक्कर लगाती है, सारे ग्रह लगाते हैं। ये तो गैलीलियो और कोपरनिकस इन्होंने किया है, लेकिन भारत के तो लगभग 8000 साल से भी पुराने ऋग्वेद में इसका उल्लेख है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। इसका मतलब हमारे लोग 8000 साल पहले जानते थे। आज तो हम ये जो बात कर रहे हैं तो 500-600 साल पहले की बात कर रहे हैं। इसलिए भारत के पास अपना श्रेष्ठ ज्ञान है, उस ज्ञान से परिचय कराने में तकलीफ किसको होना चाहिए? कांग्रेस के लोग, क्योंकि उन्होंने पूरी शिक्षा को विकृत किया है। जिन अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा के व्यवस्था को नष्ट किया था, अरे जिस देश के पास में 200 साल 300 साल पहले 7 लाख गुरुकुल होते थे, स्कूल कॉलेज होते थे, जिस देश की साक्षरता दर 90% होती थी, डॉक्टर धर्मपाल ने जो पूरा इंग्लैंड और उनकी लाइब्रेरी जो उनका अध्ययन करके सब लोगों के सामने किया कि भाई अंग्रेजों के रिकॉर्ड कहता है कि 90% औसत साक्षरता दर भारत की है, और फिर भारत की उनकी संतति अशिक्षित कैसे रह गई? इसलिए भारत के बारे में ठीक से समझने की जरूरत है। और मैं सीधा सीधी बात कहता हूं कि भारत ईसा के पहले का भी भारत था, केवल ईसा के बाद का भारत नहीं है। और इसलिए कई सारे लोगों ने जिन इतिहास का आज हम सब उनका अध्ययन कर रहे हैं, किसी ने कह दिया कि ये तो गडरियों का देश था, किसी ने कह दिया सपेरों का देश था। मैं कहता हूं कि उस समय के गडरिये भी वेदों को, मंत्र को दोहराना जानते थे। और यही पाश्चात्य जो इतिहासकार उन्होंने कहा कि जो वेद है, ये वेद तो गडरिये दोहराते थे। मैं गर्व, उन्होंने गलत अर्थ में लिखा है, लेकिन मैं उसको गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे देश के लोग जो गाय चराने जाता था, जो गाडर चराने जाता था, जिसको गडरिया कहते थे, पशुपालक कहते थे, वो भी वेदों के मंत्र को दोहराता था, गुनगुनाता था। यह मेरी कमजोरी नहीं थी, ये शिक्षित भारत था, इसीलिए ज्ञानवान भारत था और इसीलिए विश्वगुरु भारत था। अच्छा, एक चीज मैं सर समझना चाहता हूं आपसे कि आपने कहा एक तो वेदों का जिक्र है हमारा, दूसरा हमारा एक पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है या मध्य प्रदेश सरकार का पाठ्यक्रम है, उसमें तो आपको वही थ्योरीज पढ़ानी है, वही बच्चा पढ़ेगा। तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि उनको आप हटा तो नहीं सकते हैं चीजों को। एनसीईआरटी की जहाँ किताबें चलती है वो स्कूल एजुकेशन का पार्ट है, वो चलती है। तो एनसीईआरटी में भी जिन इतिहासकारों को, जिन लेखकों को हमने बिठाया था आजादी के बाद में, उन्होंने तो गलत इतिहास पढ़ाने की काम किया है। मतलब बच्चे गलत पढ़ रहे हैं आज की डेट में, गलत पढ़ाने, कई भ्रमपूर्ण स्थिति पढ़ाई। आप तो सर उच्च शिक्षा मंत्री, कैसे चेंज करेंगे? मेरी बात सुनिए, उस सब पर देश काम कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत केंद्रित शिक्षा का मतलब भारत पर लोग गर्व करें। भाई भारत के पास में, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि दुनिया में सबसे पुरानी यदि सोने की खदान थी तो भारत की थी। यदि हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो तकलीफ क्या होगी? पाइथागोरस प्रमेय, यदि गणित में लोग कहते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय है, हमारा कहना है कि उसके 1000 साल पहले बोधायन ने उस सरलता के साथ में उस सूत्र का हल कर दिया था। तो बोधायन का उल्लेख क्यों नहीं किया किताब लिखने वालों ने? शून्य का आविष्कार भारत ने किया है। ऐसे हर विषय को लेकर के भारत का अपना ज्ञान है। मैं एक बात और कहता हूं, पृथ्वी को लेकर के बहुत सारी चीजें की चर्चा होती, लोगों ने कहा पृथ्वी चपटी है, बाद में हुआ कि भाई गोल है। तो लेकिन भारत के लोग
तो सब दुनिया के पहले जानते थे जहां पृथ्वी गोल है। और इसलिए भूगोल के माध्यम से जब आर्यभट्ट ने पृथ्वी का व्यास निकाला, आप सोचिए। नहीं तो इसमें बच्चा कंफ्यूज होगा सर? नहीं होगा कंफ्यूजन। मैं मैं नहीं होगा। अरे मैं बता रहा हूँ आपकी बात ठीक है। नहीं, जब हम ये पढ़ाएंगे कि भारत के आर्यभट्ट ने पृथ्वी का व्यास निकाल दिया था और उसका इतना इतना वो था, आज के उससे बहुत कम अंतर है। आज इतने अत्याधुनिक साधन है, उन साधनों ने जो तय किया है उस मापदंड से बहुत नॉर्मल अंतर आता है। इसका मतलब भारत के लोग हमारे ये सब कर चुके हैं, करते हैं, और उसी से बाकी विकास हुआ है, उससे आगे बढ़े। मैं आपकी बात समझ गया। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो हम पढ़ रहे हैं बच्चा उसको सीखे, या फिर जो आप बता रहे हैं या जो दूसरे सोर्सेज से उन्हें जानकारी मिल रही है, अपने देश के बच्चों को भारत के संदर्भ में पढ़ाना पड़ेगा। हमारे देश के पास ज्ञान कोई श्रेष्ठ ज्ञान था, उसको बताना पड़ेगा। लोगों ने कहा खेल जगत में कि ओलंपिक 2800 साल पहले है। भारत के पास में 2800 साल के भी 3000 साल पुराने स्टेडियम मिले हैं। अब ये हम बता रहे हैं, ठीक है 2800 साल हुए दुनिया को सामूहिक खेल की भावना के साथ, लेकिन भारत के पास जो स्टेडियम मिले हैं साढ़े उससे भी 3000 साल पहले, यानी कितने, आज से 5000 साल पहले के स्टेडियम खुदाई में मिले हैं। तो इसका मतलब भारत के लोग खेल जानते थे ना। हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि भारत के लोग सब जानते थे ना। आप उस चीज को आगे से क्यों पढ़ाना चाहते हो? भारत मुझे का इससे याद आया, मलखंब जैसे खेलों को अब लेकर आ रहे हैं आप, उसमें शेड्यूल में भी जोड़ा है। तो ये है कोशिश है, अभी कुलपति का नाम भी बदला गया, तो ये उसी चीज में रूप आगे बढ़ से रहे हैं आप धीरे धीरे। भारतीय जो खेल है, जो परंपरागत उससे समाज में प्रचलन में थे, उन खेलों को हम फिर से अपने कैलेंडर में हमने शामिल किया है। स्कूल शिक्षा विभाग वाले ने भी किया है, हायर एजुकेशन में भी किया है, और ऐसी खोज होती जा रही है। उनको तथ्यों के साथ में हम जब सब आ रहे हैं तो हम करने जा रहे हैं। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे सामने सब लोग ये मानते हैं कि जितना ये इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट है दुनिया से हमारे देश में आया, लेकिन आपको एक भारतीय के नाते यदि सोचेंगे तो आपको गर्व होगा। 13वीं शताब्दी में भारत का एक, उस समय आज का नेपाल, उस समय का भारत एक